हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सालू बाय आर्ट स्टडी। तो आप सभी जानते हैं कि हम यूथ कंपटीशन की बुक सॉल्व कर रहे हैं, जो कि हम स्टार्टिंग से इसे सॉल्व करते हुए चल रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कला की दृष्टि से। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। इससे देखिए, इससे पहले की जो वीडियो है मैं आपके अपने इस चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पर सालू बाय आर्ट स्टडी पर। तो आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर ही आंसर मुझे दें। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। चित्रलक्षण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? भरतमुनि, नगनजीत, कुंतक या वामन? तो आपको बता दूं कि जो चित्रलक्षण ग्रंथ है ये आपके नगनजीत द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? नगनजीत द्वारा लिखा गया है। आपका सी आंसर सही हो जाएगा। देखिए, हम जो ये क्लास कर रहे हैं ये हम पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ कर रहे हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में ऐसा है कि क्वेश्चन से आगे भी कुछ चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। तो इसलिए हम जो है इसे सॉल्व करते हुए डिस्क्रिप्शन के साथ चल रहे हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं डिस्क्रिप्शन को कि चित्रकला के जन्म के संबंध में भारतवर्ष में एक सुंदर पौराणिक कथा परंपरागत रूप से प्रचलित है, जिसका चित्रलक्षण नामक ग्रंथ संकलन किया गया है। जो चित्रलक्षण ग्रंथ है यह तिब्बत से, कहाँ से? तिब्बत से तंजौर ग्रंथमाला के अंतर्गत प्रकाशित किया गया है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि चित्रलक्षण ग्रंथ जो है कहाँ से प्रकाशित किया गया है या किसके अंतर्गत प्रकाशित किया गया है? तो तिब्बत से तंजौर ग्रंथमाला के अंतर्गत ये प्रकाशित किया गया है। जो यह ग्रंथ है 3 अध्याय तक ही प्राप्त है। कितने अध्याय तक प्राप्त है? तो 3 अध्याय तक ही ये ग्रंथ प्राप्त है। यह ग्रंथ जो है विश्वकर्मा राजा नगनजीत द्वारा निर्दिष्ट चित्रकला के लक्षणों का संग्रह है। आपसे पूछ लिया जाए कि चित्रकला के लक्षणों का संग्रह कौन सा ग्रंथ है, तो कौन सा है? चित्रलक्षण है। और ये किसके द्वारा निर्दिष्ट किया गया है? तो विश्वकर्मा और राजा नगनजीत के द्वारा ये निर्दिष्ट किया गया है। इस ग्रंथ के प्रथम अध्याय से ज्ञात होता है कि नगनजीत विश्वकर्मा का शिष्य था। किस अध्याय से प्राप्त होता है? तो प्रथम अध्याय से प्राप्त होता है कि जो राजा नगनजीत थे वो किसके शिष्य थे? विश्वकर्मा के शिष्य थे। जब इन्होंने क्या किया था, राजा नगनजीत ने ब्रह्मा के समक्ष चित्र विद्या की दीक्षा लेने के लिए इच्छा प्रकट की थी, तो ब्रह्मा ने उसे कहाँ पर भेज दिया था? विश्वकर्मा के पास भेज दिया था और विश्वकर्मा ने उसे चित्रकला में प्रशिक्षित किया था। देखिए, आपसे यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो राजा नगनजीत थे उसको किसने चित्रकला की शिक्षा दी थी? तो आपको बता दूं कि जो इस चित्रकला की शिक्षा दी थी वह विश्वकर्मा के द्वारा दी गई थी। या पूछ लिया जाएगा कि नगनजीत के गुरु का नाम कौन था, क्या था? तो आपका विश्वकर्मा हो जाएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्रांगण सूत्रधार कौन सी शताब्दी का ग्रंथ है? 12वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी या 11वीं शताब्दी? तो जो सम्रांगण सूत्रधार है ये आपका 11वीं शताब्दी का ग्रंथ है। किस शताब्दी का है? 11वीं शताब्दी का है, जिसकी रचना जो है 1005 से लेकर 1005 के से 1054 के मध्य इसकी रचना की गई है। जो सम्रांगण सूत्रधार है ये भारतीय वास्तु शास्त्र से, किससे? वास्तु शास्त्र से संबंधित एक ज्ञान कोश से यह ग्रंथ है, जिसकी रचना धार के महान राजा भोज ने की थी। आपसे पूछ लिया जाएगा डायरेक्ट क्वेश्चन कि सम्रांगण सूत्रधार के लेखक कौन है? तो कौन है? राजा भोज। आगे क्वेश्चन है कि राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र महाभारत के अनुसार किसने बनाया था? तो राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र किसने बनाया था? चित्रलेखा ने, उषा ने या ए और बी दोनों ने या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो आपका आंसर है क्या हो जाएगा? चित्रलेखा द्वारा राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र बनाया गया था। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर मैं आपको कथा बता देती हूँ कि क्या कथा थी कि जो महाभारत है यहाँ पर उषा और अनिरुद्ध की क्या है? प्रेम कथा मिलती है। इसमें क्या बताया गया है कि राजकुमारी उषा ने अपने स्वप्न में देखा था कि एक सुंदर युवक को अपने साथ वाटिका में विहार करते हुए देखा था और उससे वह क्या है? प्रेम करने लगी थी। जब वह सुबह उठी तो राजकुमारी ने, उषा ने युवराज की स्मृति में दुखी होकर क्या हुआ? एकांत में ये चली गई थी। जब उनकी परिचारिका, जो कौन थी? चित्रलेखा, को इस घटना के बारे में पता चला था, उसने क्या किया? समस्त महापुरुषों और देवताओं और उस समय के जो सभी युवराज थे उनकी छवि चित्र
स्मृति के आधार पर बनाकर उषा के सम्मुख पेश किया था और उषा ने स्वप्न में देखे हुए राजकुमार का चित्र पहचान लिया था। तो इस तरह से महाभारत में जो राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र चित्रलेखा द्वारा बनाया गया था। अब आगे हमारा क्वेश्चन है कि चित्र सूत्र में कितने अध्याय हैं? 10 हैं, 5 हैं, 9 हैं या 7 हैं? तो चित्र सूत्र में कितने अध्याय हैं? 9 अध्याय हैं। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन है कि चित्र सूत्र 9 अध्यायों में विभक्त है। आगे डिस्क्रिप्शन है कितने अध्यायों में विभक्त है? 9 अध्यायों में विभक्त है, जिसमें चित्र का क्या दिखाई देता है? आयाम, मान वर्णन, प्रमाण वर्णन, सामान्य मान वर्णन, प्रतिमा लक्षण वर्णन, क्षय वृद्धि और रंग व्यतिकार, वर्तनार, रूप निर्माण और श्रृंगार आदि, भवन कथा आदि के विषय में पर्याप्त चर्चा यहाँ पर की गई है। और इस ग्रंथ में कहा गया है कि जिस कृति में आत्मीयता, वेदना मतलब छंद और अनिर्वचनीय रश्मिता हो वही चित्र कहा जा सकता है। तो आपका ये है डिस्क्रिप्शन। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र सूत्र किस पुराण से संबंधित है? देखिए आपके ये चित्र सूत्र कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ है, यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चित्र सूत्र किस पुराण से संबंधित है? गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण या भागवत पुराण? तो जो चित्र सूत्र है ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण से संबंधित है, जो कि चित्र सूत्र है विष्णु धर्मोत्तर पुराण के 35वें अध्याय से लेकर 43वें अध्याय तक इसका वर्णन किया गया है। और कौन से खंड में? तीसरे खंड में 35वें अध्याय से लेकर 43वें अध्याय तक इसका वर्णन किया गया है। और इसमें कुल 9 अध्याय में ये विभक्त है। इस ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो मार्कंडे मुनि या इसे नारायण मुनि ने इसकी रचना की थी। चित्र सूत्र में चित्र के कितने भेद बताए गए थे? यहाँ पर 4 भेद बताए गए थे। तो कौन कौन से चित्र हैं? सत्य चित्र, वैणिक चित्र, नागर चित्र और मिश्र चित्र। तो ये आपके यहाँ पर चित्र इसमें बताए गए हैं 4 प्रकार के। आगे क्वेश्चन है कि नाट्य शास्त्र में कितने रसों का उल्लेख किया गया है? तो नाट्य शास्त्र में आप सभी जानते हैं कि नाट्य शास्त्र में 8 रसों का उल्लेख किया गया है। नाट्य शास्त्र भरत मुनि की रचना है, जो कि इन्होंने प्रथम शताब्दी में इसकी रचना की थी। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में इसमें 8 रसों को ही बताया गया है। और कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग भी आपके नाट्य शास्त्र में ही मिलता है। तो यहाँ पर है कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक, आपसे पूछा जाए कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन है? तो भरत मुनि हैं। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक भरत मुनि हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आधुनिक भारतीय सौंदर्य शास्त्र के दार्शनिक कौन हैं? तो आपके कौन हो जाएंगे? बामगार्टन हो जाएंगे। भरत मुनि ने इसमें कुल भाव कितने बताए हैं? तो इन्होंने 49 कुल भाव बताए हैं, जिसमें 8 स्थायी भाव हैं, 33 संचारी भाव हैं और 8 सात्विक भाव हैं। तो सौंदर्य शास्त्र के अनुसार कितने भाव होते हैं? तो सौंदर्य शास्त्र के अनुसार 9 भाव होते हैं और चित्र में भी 9 ही रस दिखाई देते हैं। देखिए आपके लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जा सकता है कि चित्रों में कितने रस दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर 9 रस आपके दिखाई देते हैं। अब है कि भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र जो है प्रथम शताब्दी की रचना है और रस उत्पत्ति को सबसे पहले भरत मुनि ने ही परिभाषित किया था। और भरत मुनि के पश्चात रस सिद्धांत का प्रतिपादन, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भरत मुनि के पश्चात रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो अभिनव गुप्त के द्वारा किया गया है। अब भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीति में विघन की बात किसके द्वारा कही गई है? तो अभिनव गुप्त ने ये कही है। देखिए ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीति में विघन की बात किसने कही है? अभिनव गुप्त के द्वारा कही गई है। अब क्वेश्चन है कि कला मुख्यतः कितने भागों में विभाजित की गई है? कला मुख्यतः कितने भागों में विभाजित की गई है? तो आपको पता है इसका आंसर कि कला को 2 भागों में विभक्त किया जाता है, जिसे ललित कला चारुकला, ललित कला को चारुकला और उपयोगी कला, दूसरी उपयोगी कला को क्या कहा गया है? उपयोगी कला को कारुकला। तो देखिए कला को 2 भागों में विभाजित किया गया है। ललित कला जिसे हम फाइन आर्ट्स भी कहते हैं,
इसे और दूसरा क्या कहा गया है, चारुकला भी कहा गया है। और उपयोगी कला दूसरा है, उपयोगी कला जिसे हम यूजफुल आर्ट या कारुकला भी कहते हैं। अब ललित कला का जो एकमात्र उद्देश्य था क्या था, मानसिक या आत्मिक आनंद प्रदान करना था। जैसे जो चित्रकला है, मूर्ति कला है, स्थापत्य कला है और काव्य कला, संगीत कला क्या है, ये आपकी क्या हो जाएंगी, ललित कला हो जाएंगी। और जबकि उपयोगी जो कला होती है, उपयोगी कला वो होती है जो हमारे जीवन को भौतिक सुख प्रदान करती है, जो हमारी भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ति करती है। जैसे कि आभूषण कला, वस्त्र निर्माण कला, ये क्या है, आपकी सभी उपयोगी कला हो जाएंगी। अब ललित कला कितने प्रकार की होती है, तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि जो ललित कला होती है वो आपकी 5 प्रकार की होती है। इसका जो विभाजन किया था किसने किया था, हीगल ने किया था। हीगल ने किया था, किसमें किया था, तो हीगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट में जो इनकी पुस्तक थी। देखिए आपके लिए ये महत्वपूर्ण पुस्तक है कि हीगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट किसकी पुस्तक है, तो ये हीगेल की पुस्तक है। हीगेल ने इसमें क्या किया था, कला के भेद बताए थे। किस कला के, ललित कला के। जो कितने बताए थे, 5 भेद बताए थे। ललित कला का तर्क संगत जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया था वो हीगल ने ही प्रस्तुत किया था। हीगल द्वारा ललित कला का वर्गीकरण किया गया था। तो जो पहली इन्होंने सबसे उच्च कला मानी थी, किसे मानी थी, काव्य कला को सबसे उच्च कला माना था। दूसरे नंबर पर संगीत कला को माना था और तीसरे नंबर पर चित्रकला और चौथे नंबर पर मूर्ति कला, 5वें नंबर पर स्थापत्य कला को माना था, जो कि सबसे निम्न कला इन्होंने माना था। अब आगे है क्वेश्चन। देखिए आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगती है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें और अपना भी स्कोर जो है क्वेश्चन के साथ अपना भी आंसर बताया करें। तो सत्यम शिवम सुंदरम कहाँ के दर्शन में अस्तित्व में रखता है, ये जो है भारत के, चीन के, जापान के या इनमें से कोई नहीं। तो जो सत्यम शिवम सुंदरम है ये भारतीय क्या है, भारतीय दर्शन का ये मूल है। अब आगे है, देखिए भारतीय कलाकारों ने सत्यम शिवम सुंदरम को ही अपने चित्रों में कल्पना की है। क्या है, सत्यम शिवम की सुंदरम की जो है अपने चित्रों में कल्पना की है, जो भारतीय कलाकारों के आदर्श हैं। भारतीय कलाकारों द्वारा जो अजंता और एलोरा की गुफाओं हैं उसमें क्या है, कला के आदर्श रूप देखे जा सकते हैं। अब कला शब्द का पहली बार कहाँ प्रयोग किया गया, तो आप सभी जानते हैं कि ये आसान सा क्वेश्चन है। कला शब्द का पहली बार प्रयोग ऋग्वेद में किया गया। किसमें किया गया, ऋग्वेद में किया गया। अगर आपसे यथार्थवादी पूछा जाए कि कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग कहाँ किया गया, तो नाट्यशास्त्र में किया गया। देखिए यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि जो कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है ऋग्वेद में किया गया था। यहाँ पर कौन सा श्लोक में किया गया था, तो देखिए यथा कला यथा सफ मद शरण सा नियामति। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि श्लोक दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा ये श्लोक किससे संबंधित है, तो आपके ऋग्वेद से संबंधित है। जबकि जो नाट्य शास्त्र में प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर कौन सा श्लोक दिया गया है कि न तज्ज्ञानम न तच्छीलपम नासा विद्या नासा कला। तो ये आपका श्लोक दिया गया है, आपको श्लोक भी ध्यान रख लेना है। अब है आपको ये मैंने बता दिया है कि यह प्रथम शताब्दी की रचना है, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की रचना है। अब यहाँ से पूछ लिया जाएगा कि आठ शब्द का प्रयोग किस शताब्दी में हुआ, तो 8 शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी में हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भयजीत राजा का नाम नगनजीत क्यों पड़ा था, नग्न आत्माओं को हराने के कारण, ब्रह्मा को प्राप्त करने के कारण, या ब्रह्मांड पुत्र को जिंदा करने के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि जो भयजीत थे इनका नाम क्यों पड़ा था नगनजीत, तो ये यहाँ पर नग्न आत्माओं को हराने के कारण इनका नाम क्या नगनजीत पड़ा था। इन्होंने नग्न प्रेतों पर क्या की थी, विजय प्राप्त कर ली थी, इसके कारण इनका नाम नगनजीत पड़ गया। जो चित्र लक्षण ग्रंथ है उसका रचना काल जो है 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। और जो नगनजीत द्वारा रचित चित्र लक्षण की 6ठी शताब्दी सदी की एक प्रति तिब्बत से प्राप्त हुई थी, जो इस ग्रंथ का तिब्बती भाषा में किया गया अनुवाद है। इसमें चित्रकला की उत्पत्ति, चित्र के भेद, चित्र सामग्री आदि का वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ तिब्बत से
तंजौर ग्रंथमाला के अंतर्गत प्रकाशित किया गया है। आपको मैंने ये ऊपर भी बता दिया है कि यह ग्रंथ 3 अध्याय तक ही प्राप्त है। और यहाँ से कि चित्र लक्षण ग्रंथ के प्रथम अध्याय में चित्रकला की उत्पत्ति की कथा का वर्णन है। इसी कथा में राजा नगनजीत का नाम ब्रह्मा द्वारा राजा भयजीत का नाम, यहाँ पे होता भयजीत का नाम नगनजीत पड़ा, जिससे राजा को नगन प्रेतों पर विजय प्राप्त करने की बात पर नगनजीत का नाम फिर से उल्टा है, भयजीत का नाम नगनजीत हुआ। अब है संपूर्ण बौद्ध साहित्य में कौन सा ग्रंथ सौंदर्य शास्त्र से संबंधित है? ललित विस्तार, चित्र सूत्र, पंचतंत्र या कामसूत्र? तो जो बौद्ध साहित्य में सौंदर्य शास्त्र से संबंधित है आपका ललित विस्तार ग्रंथ हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब है यह ग्रंथ जो है क्या है, बौद्ध साहित्य से संबंधित है। इसमें महायान बौद्ध संप्रदाय का यह ग्रंथ है। इसमें भगवान बुद्ध की लीलाओं का वर्णन किया गया है और इसका रचना काल क्या है, तीसरी शताब्दी माना गया है। ईसा के पश्चात तीसरी शताब्दी इसका रचना काल है। इसमें कुल कितने अध्याय हैं? तो 27 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 27 अध्याय हैं और 89 यहाँ पर लिपियाँ हैं। 89 यहाँ पर इसमें लिपियाँ दी हुई हैं। जो ये ग्रंथ है ललित विस्तार जो ग्रंथ है इसे महाव्यूह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाव्यूह भी कहा जाता है। अब आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्र के कितने भेद बताए गए हैं? तो आपको मैंने बता दिया है पहले भी कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में चित्रों के 4 भेद बताए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? सत्य, वैणिक, नागर और मिश्र। देखिए यहाँ पर वही डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है तो इसे हम स्किप कर रहे हैं। अब है मानसो उल्लास में चित्र के कितने भेद बताए गए हैं? तो मानसो उल्लास इसे क्या कहते हैं? मानसो उल्लास ग्रंथ को अभिलाषितार्थ चिंतामणि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलाषितार्थ चिंतामणि भी इस ग्रंथ को कहा जाता है। आपको ये ध्यान रख लेना है, कहीं कहीं आपको मानसो उल्लास न दे करके क्या दे दिया जाएगा? अभिलाषितार्थ चिंतामणि। तो कितने भेद बताए गए हैं? इसमें 5 भेद चित्र के बताए गए हैं। 5 भेद, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए कौन कौन से हैं 5 भेद? एक है विद, अविद, रस, धुली और भाव। ये हैं जो चित्र के भेद बताए गए हैं मानसोल्लास ग्रंथ में। जो मानसो उल्लास ग्रंथ है या अभिलाषितार्थ चिंतामणि है, इसमें अंतराल को क्या कहा गया है? तो स्थान निरूपण के नाम से इसमें जाना गया है। किसे? अंतराल को। अब आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दार्शनिकों का और कवियों को काल क्रमानुसार चयनित कीजिए। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो आपका आंसर है वो कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जिसमें पाणिनि, भास, वात्स्यायन, कालिदास आपका सही आंसर ये हो जाएगा। देख लेते हैं यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आपके लिए ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं। अब है क्वेश्चन नंबर आगे है कि 10 कुमार सुमेल कीजिए। 10 कुमार चरित, शिल्पसूत्र, तिलक मंजरी या श्रृंगार शतक। तो आपका जो 10 कुमार चरित है ये किसकी रचना है? ये आपके दांडी की रचना है। जो शिल्प सूत्र है ये भुवन देव की रचना है। जबकि तिलक मंजरी आपकी किसकी है? धनपाल की है। और श्रृंगार शतक आपकी भर्तृहरि की हो जाएगी। तो कौन सा हो जाएगा आपका? 1 2 3 वो 3 3 2 4 1। तो आपका कौन सा हो जाएगा? 3 2 4 1। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब आगे है कि 10 कुमार चरित जो है दक्षिणात्य आचार्य दंडी भी बाण भट्ट की भांति प्रौढ़ लेखक और काव्य शास्त्र के क्षेत्र में एकमात्र विद्वान इन्हें माना जाता है। दक्षिण भारत के रजवाड़ों में यह नियम था कि अन्य विषयों की भांति राजकुमार के लिए चित्रकला की शिक्षा प्राप्त करना भी आवश्यक है। 10 कुमार चरित में ऐसा उल्लेख देखने को मिलता है कि कुमार जो थे, कुमार उपहार वर्मा ने अपना चित्र स्वयं बनाया था। तो ये थी आज की आपकी क्लास। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक शेयर करना ज़रूर ही
ज़रूर ही लाइक शेयर ज़रूर ही करें और कमेंट भी आपको करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि अगर जब भी आपको मैं वीडियो डालूं आपका उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको इसका लाभ मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।